नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था का यह 120वां लेक्चर है और इसके अंतर्गत हम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बात करेंगे। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कितने प्रकार होते हैं उनको जानने का प्रयास करेंगे। पिछले व्याख्यान में हमने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, उसको तैयार किया था और यह दूसरा पार्ट है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का। तो इसमें हम देखने का प्रयास करेंगे कि कितने प्रकार के हमारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं। इसको हम नगर निगम, नगर निकाय या नगरीय व्यवस्था भी कहते हैं। तो हम देख सकते हैं कि इसको हम देख सकते हैं कि जो हमारा पंचायती राज व्यवस्था है वह जब हमारे यहाँ पर लागू की गई तो नगर निकायों तथा ग्राम पंचायतों को स्थानीय स्वशासन को स्वायत्तता दी गई। तो हम देख सकते हैं लोकल गवर्नमेंट के अंतर्गत हम देख सकते हैं ग्रामीण भी आते हैं और शहरी भी आते हैं। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायतों को स्वायत्तता दी गई तथा 74वें संविधान संशोधन द्वारा शहरी निकायों के लिए स्वायत्तता दी गई। तो पंचायती राज के अंतर्गत ही यह टॉपिक हमारा आता है। म्यूनसिपैलिटीज़ में अर्बन लोकल गवर्नमेंट के बारे में हम अध्ययन करते हैं, जो कि 76वें संविधान संशोधन द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अब हम बात करें शहरी निकायों की, और शहरी निकायों में हम देख सकते हैं कि 1 जून 1993 को हम देख सकते हैं कि शहरी निकायों के लिए संवैधानिक प्रावधान बनाए गए, इनके लिए प्रॉपर कानून बनाए गए। जब 74वां संविधान संशोधन पारित हो जाता है तो शहरी निकायों के लिए क्या बनाए जाते हैं, नियम व कानून बनाए जाते हैं। लेकिन हम देख सकते हैं शहर तो हमारे पास पहले से ही डेवलप्ड थे। जैसे कि हम देख सकते हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, यह जो शहर हैं बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप थे, इन पर कार्य हो रहा था। लेकिन हम देख सकते हैं जैसे ही इनको ट्रांसफ़र किया गया सीधे तौर पर, जब भारत में 1947 को और संविधान लागू हुआ हमारा 1950 में, 26 जनवरी 1950 को, तब क्या किया गया कि जो अंग्रेज़ों द्वारा चली आ रही व्यवस्था थी उसी को आगे बढ़ा दिया गया। लेकिन 1993 में हमने स्वयं के नियम एवं कानून सामने लाए और हम देख सकते हैं इनके लिए 1 वर्ष का समय दिया, ताकि हम देख सकें कि अपने द्वारा जो बनाए हुए कानून हैं वह किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों को चुनावों को न्यायालय के हस्तक्षेप से बाहर रखा गया। यानी इसका अर्थ ये है कि जो भी यहाँ पर चुनाव होते हैं, जो लोकल बॉडी के चुनाव होते हैं, उनको न्यायालय के हस्तक्षेप से दूर रखा गया। क्यों रखा गया, इसके पीछे रीज़न क्या था। जो हमारी कोर्ट की हियरिंग होती हैं बहुत ही लंबे समय की होती हैं। जब क्या होता है कि कोई भी इस प्रकार चुनावी प्रक्रिया यदि इसके बीच में फंस जाती है न्यायालय के, तो इनके यहाँ पर समय की बहुत अभाव होता है, कमी होती है। इसी के कारण बहुत लंबा खिंच जाता है और हमें डेली यानी दैनिक क्रियाओं के माध्यम से अपनी जो व्यवस्था था उसको चलानी थी, और इसी व्यवस्था को चलाने के लिए हमने न्यायालय के हस्तक्षेप को इससे बाहर रखा गया था। शहरी निकायों के लिए अनुसूची 12 में जगह दी गई है और 11 अनुसूची क्या बात करती है, हमारी ग्राम पंचायतों की। 12 क्या बात करती है, शहरी निकायों की। तो शहरी निकायों में हम देख सकते हैं कि 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया और 18 विषय इसमें सौंप दिए गए जिन पर शहरी निकायों को कार्य करना था। अब वो हम विषय जानने का प्रयास करेंगे कि जिस प्रकार से 28 विषय उसमें दिए गए थे, जिसमें कि हम बात करते हैं ग्राम पंचायतों को किस प्रकार से यहाँ पर सड़कों का निर्माण करना है, भूमि सुधार करना है, उसी प्रकार के विषय शहरों के लिए भी दे दिए गए। इनमें हम देख सकते हैं कि शहरी योजना, शहर के लिए जो योजनाएं चलाई जानी हैं, यहाँ पर कचरा होता है, एक ही जगह पर बहुत सारी घनी बस्तियाँ होती हैं, लोग रहते हैं, तो कचरे का किस प्रकार से निपटान करना है। उचित सड़कें होनी चाहिए, भवन निर्माण होने चाहिए, जो सरकारी शासकीय भवन होते हैं, शौचालय कॉम्प्लेक्स वगैरह की सुविधा होनी चाहिए। ज़मीनी गतिविधियां किस प्रकार से चल रही हैं उन पर नियंत्रण होना चाहिए। सामाजिक आर्थिक विकास, सड़क पुल निर्माण, घरेलू जल की व्यवस्था, औद्योगिक व्यापारिक नियंत्रण, लोगों का स्वास्थ्य, सफाई, भूमि सुधार, कचरा की व्यवस्था, फायर सर्विस, शहरी फैक्ट्री, पर्यावरण प्रदूषण से सुरक्षा, झुग्गी झोपड़ियों के लिए सुविधा पहुंचाना, शहरी व गरीबी का निवारण। जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी होती है उसी प्रकार से शहरों में भी गरीबी होती है,
तो उसका निवारण, संस्कृति को सुरक्षित रखना, शैक्षणिक संस्थानों को देखना, उनकी व्यवस्था करना। और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में बहुत ही अच्छे शैक्षणिक संस्थान यानी विद्यालय डेवलप किए जा रहे हैं, उसी प्रकार से अन्य शहरों में भी डेवलप करना। पशुओं की व्यवस्था यानी पशु जो हम देख सकते हैं कि सड़कों पर घूमने निकल जाते हैं और उन पर कोई रेगुलेशन नहीं होता, तो उनकी व्यवस्था करना, गांधीवाद बनाना, गौशालाओं का निर्माण करना, मलमूत्र का निपटान करना इत्यादि समस्याएं हमारे सामने होती हैं। और इन समस्याओं के विषय में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर चर्चा की गई कि इन पर आपको कार्य करना है अनुसूची 12 में। आगे देखें कितने प्रकार के होते हैं शहरी निकाय। तो शहरी निकायों के प्रकार आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि 8 प्रकार के शहरी निकाय होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की। यह बड़े शहरों के लिए स्थापित किए जाते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे बड़े शहर हुए, उनको रेगुलेट करने के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनाए जाते हैं। इन्हें नगर निगम कहा जाता है हिंदी भाषा में। राज्यों में इन शहरों के लिए क्या होता है कि जो राज्य के अंतर्गत जो शहर आते हैं उनको राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है, यानी राज्य विधानसभा के अंतर्गत आते हैं। और केंद्र शासित प्रदेशों में जो यहाँ पर क्या होते हैं शहर होते हैं, वह किसके द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं, हमारी संसद के द्वारा। जो बात आपको याद रखनी है। 3 अथॉरिटी होती हैं जो यहाँ पर नियंत्रण करने का कार्य करती हैं। पहला बनाई जाती है काउंसिल, दूसरी बनाई जाती है स्टैंडिंग कमेटी और तीसरे होते हैं हमारे कमिश्नर। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं इनके क्या कार्य होते हैं। काउंसिल का कार्य होता है, इसमें सबसे उच्च पद मेयर का होता है। इसके चुनाव एवं हम देख सकते हैं जो अध्यक्ष होता है उसको मेयर कहा जाता है। सदस्य होते हैं यहाँ के पार्षद, जो कि हम देख सकते हैं कि यहाँ से चुनाव के माध्यम से निकल कर आते हैं। यह एक शहरी विधायिका की तरह कार्य करती है। जैसे कि राज्य की विधानसभा होती है और केंद्र में लोकसभा होती है, उसी प्रकार से शहर में शहर के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए क्या बनाई जाती है, काउंसिल बनाई जाती है। अब इसके साथ ही स्टैंडिंग कमेटी होती है। स्टैंडिंग कमेटी में ऐसे सदस्यों को रखा जाता है जो कि बहुत ज्ञानवान होते हैं, जो इनको सहायता पहुंचाने का कार्य करते हैं। यानी हम देख सकते हैं कि काउंसिल की सहायता के लिए स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाती है। अब कमिश्नर की बात करें, जिस प्रकार से राज्य में या केंद्र में क्या होता है कि व्यवस्थापिका होती है और कार्यपालिका होती है। व्यवस्थापिका कानून बनाने का कार्य करती है, कार्यपालिका उनके इम्प्लीमेंटेशन का कार्य करती है। तो कमिश्नर का कार्य होता है कार्यपालिका का, यह शहर में कानून व्यवस्थाओं को लागू करने का कार्य करता है। IAS लेवल का अधिकारी यहाँ पर नियुक्त किया जाता है, जो कि कमिश्नर के पद पर बैठता है। आगे देखते हैं। अब हमने बात की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बाद, अब हम बात करेंगे दूसरा होता है म्युनिसिपैलिटी। ऐसे 8 प्रकार के निकाय होते हैं जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो दूसरा हमारा निकाय है म्युनिसिपैलिटी। यह छोटे शहरों के लिए स्थापित किया जाता है। इसका सेटअप छोटे शहरों को इम्प्लीमेंट करने के लिए किया जाता है। इसमें हम देख सकते हैं राज्य सरकार के अधीन जो यह निकाय आते हैं या म्युनिसिपैलिटी आती हैं, उनको कौन करता है, राज्य विधानसभा द्वारा रेगुलेट किया जाता है। और जो केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत ऐसे निकाय आते हैं उनको संसद द्वारा रेगुलेट किया जाता है। 3 यहाँ पर अथॉरिटी होती हैं। एक तो काउंसिल बनाई जाती है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरह म्युनिसिपैलिटी की भी काउंसिल होती है। स्टैंडिंग कमेटी काउंसिल को सहायता पहुँचाने के लिए होती है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, जो कि क्या करता है, कार्यपालिका की तरह कार्य करता है। यानी इनके लिए जो कानून यहाँ पर बनाए जाते हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन किस प्रकार से होना है उस पर कार्य करता है। नोटिफाइड एरिया कमेटी की यदि हम बात करें तो यह तीसरा निकाय है। नोटिफाइड एरिया एक ऐसा एरिया चिन्हित किया जाता है जिसको हमें विकसित करना है। यानी हम देख सकते हैं कि अभी तक वहाँ पर डेवलपमेंट के ऐसे कार्य नहीं किए गए हैं और उसको शहर बनाने की प्रक्रिया चल रही है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, नोटिफाइड एरिया कमेटी गठित की जाती है। और इस कमेटी का कार्य होता है कि ऐसे क्षेत्र को चिन्हित करना जहाँ का उनको विकास करना है। इसके अलावा किसी भी क्षेत्र में औद्योगिक विकास की दृष्टि से भी नोटिफाइड एरिया बना दिए जाते हैं। कहीं पर कोई बड़ा उद्योग स्थापित हो रहा है तो साथ में वहाँ पर जनसंख्या चाहिए, मजदूर चाहिए, तो वहाँ पर क्या करेंगे, उस एक टाइप का शहर बसाएंगे, तो उसको नोटिफाइड एरिया भी बना दिया जाता है। इस निकाय के सभी अधिकारी सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है
कि अभी जनसंख्या ही नहीं है, नोटिफाइड एरिया बना रहे हैं, उसको क्या करना है, डेवलप करना है, तो वहाँ पर स्थानीय सरकार कहाँ से निकल कर आएगी। तो यहाँ के जो सभी अधिकारी होते हैं वो सरकार द्वारा ही नियुक्त कर दिए जाते हैं। सिंपल। अब हम बात करेंगे टाउन एरिया कमेटी की। तो टाउन एरिया कमेटी छोटे शहर के, यानी छोटे टाउन होते हैं, तो छोटे शहरों के लिए क्या की जाती है, सेटअप की जाती है। इसके सदस्य या तो पूर्ण रूप से चुनकर आते हैं या सरकार द्वारा ही नियुक्त कर दिए जाते हैं। जो बात आपको याद रखनी है, कंटेनमेंट बोर्ड बहुत ही प्रमुख, इसके लिए आपको याद रखना चाहिए कि यह वह क्षेत्र होते हैं जहां पर सैनिकों को बसाया जाता है। हमारे भारत में 61 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सैनिकों की छावनी टाइप की बनाई गई है, जहां पर जिसको कंटेनमेंट बोर्ड या कैंट एरिया कहा जाता है। तो इसके लिए कंटेनमेंट बोर्ड बनाया जाता है। इसमें आर्मी क्षेत्र को बसाया जाता है, इसलिए इसे आर्मी क्षेत्र कहा जाता है। इसमें आम नागरिक भी रहा करते हैं और हम देख सकते हैं कि जिनके द्वारा यहाँ पर व्यवस्थाएं चलाई जाती हैं। इसे कंटेनमेंट एक्ट 2006 के माध्यम से स्थापित किया गया। प्रश्न उठ रहा होगा कि 2006 में जब इसको सेटअप किया गया तो इसके पहले क्या होता था। सेना तो हमारे यहाँ पर आज़ादी के पहले भी थी और आज़ादी के बाद भी थी। तो यह क्या होता था कि 1924 में कंटेनमेंट एक्ट निकल कर आया था, तो उसके माध्यम से इसको रेगुलेट किया जा रहा था। और हम देख सकते हैं वर्तमान में 62 कंटेनमेंट बोर्ड यहाँ पर मौजूद हैं। कंटेनमेंट बोर्ड को और अच्छे तरीके से समझें तो इसको 4 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कि जनसंख्या के हिसाब से होती हैं। जहाँ 50,000 से जनसंख्या ज़्यादा हो, 10,000 से 50,000 के बीच हो, 2500 से 10,000 के बीच हो, या 25,000 से कम हो, तो इस प्रकार की यह एरिया होते हैं। यह बोर्ड राष्ट्रपति द्वारा सीधे तौर पर गठित किए जाते हैं। इसमें नामित तथा चुने हुए सदस्य होते हैं। इनकी आय का साधन टोल टैक्स होता है, यानी हम देख सकते हैं कैंट एरिया में जो टोल टैक्स होते हैं उनके माध्यम से यह आय प्राप्त करते हैं, तथा सामान्य तौर पर भी इनके लिए आय के साधन होते हैं। केंद्र सरकार से इनको फंडिंग मिलती है, सैलरीज वगैरह होती है, और हम देख सकते हैं इनको रेगुलेट करने के लिए केंद्र सरकार सहायता उपलब्ध कराती है। अब हम बात करेंगे टाउनशिप की। तो यह बड़े उद्योगों व फैक्ट्रियों के समीप क्या बनाए जाते हैं, स्थापित किए जाते हैं। जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं उनके यहाँ पर यह स्थापित किए जाते हैं। पोर्ट ट्रस्ट की बात करें तो हमारे यहाँ पर लगभग 7,000 किलोमीटर की कोस्टल एरिया है, जहाँ पर समुद्री सीमा भारत साझा करता है। तो इस सीमा में जो यहाँ पर शहर डेवलप्ड किए जाते हैं, कुछ बंदरगाह होते हैं, उनके नज़दीक लोग रहते हैं। यहाँ पर वह अपने जलपोतों के माध्यम से अपने उद्योग धंधे स्थापित करते हैं, यहाँ मछली पालन करते हैं, और भी यहाँ यातायात से जुड़ी हुई संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ पर पोर्ट ट्रस्ट बनाए जाते हैं। इनमें चुने हुए व नामित सदस्य होते हैं। यह नगर निगम की तरह ही कार्य करते हैं। यह क्षेत्र केंद्र द्वारा बनाए जाते हैं तथा इनको नियंत्रित किया जाता है। आगे देखते हैं स्पेशल पर्पस एजेंसी। स्पेशल पर्पस, जिसके नाम से ही आपको महसूस हो रहा होगा कि यह क्यों बनाई जाती है। एक विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इसको बनाया जाता है। इसको बनाने के लिए एक उद्देश्य या एक से अधिक उद्देश्य भी हो सकते हैं। अब हम बात करें म्युनिसिपल पर्सनल सिस्टम की। तो म्युनिसिपल पर्सनल सिस्टम यह 3 प्रकार के होते हैं: सेपरेट पर्सनल सिस्टम, यूनिफाइड पर्सनल सिस्टम, इंटीग्रेटेड पर्सनल सिस्टम। तो यह यहाँ पर कार्य करते हैं। कर प्राप्ति की यदि बात करें तो सबसे ज़्यादा कर प्राप्त करने वाला शहर है मुंबई। यहाँ पर ढेर सारे टैक्स लिए जाते हैं। स्थानीय सरकार के लिए केंद्रीय काउंसिल 1954 में गठित की गई थी। तो हम देख सकते हैं कि 1954 से काउंसिल की बात की जा रही है। जब हमारा देश 1950 में यहाँ का संविधान लागू हो जाता है, तो यहाँ पर या शहरों को रेगुलेट करने के लिए काउंसिल की बात चलने लगती है। 1954 में केंद्रीय काउंसिल बनाई जाती है तथा इनका कार्य प्रारंभ कर दिया जाता है। एक सलाह देने वाला निकाय है जिसे कहा जाता है केंद्रीय काउंसिल, यानी सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया। आगे देखते हैं। अब हम आर्टिकल की बात करेंगे। शहरी निकायों यानी द म्युनिसिपैलिटीज से संबंधित जो आर्टिकल होते हैं उनको आपको याद रखना है। सीधे तौर पर इनसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। डेफिनेशन यानी यहाँ पर परिभाषित करता है 243B के अंतर्गत। हम देख सकते हैं जो हमारे आर्टिकल है 243B से लेकर ZG तक शहरी निकायों की चर्चा की जाती है। तो एक एक आर्टिकल हम यहाँ पर देखेंगे। 243 की बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्युनिसिपैलिटी, यानी संवैधानिक जो प्रावधान इसके लिए म्युनिसिपैलिटी के लिए दिए गए हैं उनकी बात।
243 आर की बात करें, कॉम्पोजिशन यानी इसमें जो संयोजन होता है, इसमें कौन कौन से अधिकारी किस किस प्रकार से होने चाहिए उनकी बात करता है। तो 243 एस, इसके अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपोजन ऑफ वर्ड कमेटी ETC कमेटीज की बात करता है। अब हम बात करें टी की, तो टी में क्या होता है, रिजर्वेशन और सीट्स की बात होती है, किस प्रकार से इनको रिजर्वेशन देना है शहरी निकायों में और सीट किस प्रकार से एलोकेट करनी है। 243 यू में बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ म्यूनसिपैलिटीज ETC, यहाँ समय सीमा यानी कार्यकाल की बात की जाती है। 243 बी में डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबर यानी सदस्यों को किस प्रकार से अयोग्य घोषित करना है उसकी बात की जाती है। डब्ल्यू के अंतर्गत हमारे पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी इनकी जो शक्तियाँ होती हैं, इसकी अथॉरिटी होती, कौन कौन प्रकार के यहाँ पर अधिकारी होते हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस प्रकार से होनी चाहिए, तो उनकी बात की जाती है। एक्स के अंतर्गत पावर ऑफ इम्पोज टैक्स बाय एंड फंड्स एंड म्यूनसिपैलिटी, किस प्रकार से कर को एकत्रित करना है और फंड्स किस प्रकार से प्राप्त किए जाते हैं, यहाँ एक्स के अंतर्गत चर्चा की जाती है। वाई में फाइनेंस कमीशन की बात होती है, वित्त आयोग किस प्रकार से इनके लिए सहायता पहुंचाता है, किस प्रकार से उसके कार्य होते हैं नगरीय निकायों को लेकर। अब हम बात करेंगे 243 जेड की, ऑडिट अकाउंट फॉर म्यूनसिपैलिटी के पास जो पैसा एकत्रित हुआ है वह किस प्रकार से वह खर्चा कर रहे हैं उसको ऑडिट करने का कार्य जेड के अंतर्गत किया जाता है। अब जेड ए पर आ जाते हैं, तो जेड ए में इलेक्शंस ऑफ म्यूनसिपैलिटी किस प्रकार से इनके चुनाव होते हैं उनकी बात की जाती है। जेड बी में एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए इनको किस प्रकार से लेकर चलना है उसकी बात की जाती है। 243 जेड जी के अंतर्गत पार्ट नोट टू अप्लाई क्रिएशन एरिया की बात की जाती है। ऐसे कौन से प्रावधान हैं जो कि सर्टेन एरिया में क्या करने प्रावधान लागू नहीं होते उनकी बात यहाँ पर की जाती है। जेड डी की बात करें तो कमेटी फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग यानी ज़िले के लिए किस प्रकार से प्लानिंग करना है उसके लिए जो कमेटी गठित की जाती है उसकी बात की जाती है। जेड ई के अंतर्गत कमेटी फॉर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग की बात की जाती है। जेड एफ के अंतर्गत इसके बाद कंटेंजेंसी ऑफ एग्जीक्यूटिंग लॉ एंड म्यूनसिपैलिटी की बात की जाती है। जेड जी के अंतर्गत वार टू इंफ्रास्ट्रक्चर वाई कोर्ट्स एंड इलेक्टोरल मैटर्स की बात यहाँ पर की जाती है। तो आपको यह आर्टिकल याद होने चाहिए, हल्का हल्का सा आइडिया होना चाहिए। तो इसी प्रकार के अध्ययन के लिए बने रहें स्टडी बाय राइट बाय मनी पांडे से, करते रहें अपना अध्ययन, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय। सारे लेक्चर देखिए, पॉलिटी और हिस्ट्री आपको कवर करा दी गई है। और इसी प्रकार के अध्ययन के लिए बने रहें स्टडी बाय राइट बाय मनी पांडे से। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।